कैसा आ रहा है? ठीक है, सब्सक्राइबर कम तो नहीं होंगे? चलिए, खैर पीडीएफ से बाद में देख लीजिएगा, है ना। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा, बाकी जितने पीडीएफ हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, सब चीज़ तो कवर हो ही गया। आर्थिक विकास की रणनीति पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, शायद मैं रिपीट ये जो बता चुका हूँ कि नहीं पता नहीं। आर्थिक विकास की रणनीति, ये टॉपिक वाला पीडीएफ अगर दिख गया होगा पेज में तो नहीं दिख गया होगा तो अच्छी बात, नहीं दिखा होगा तो रणनीति स्ट्रेटेजी, ठीक है। कुछ चीज़ें पढ़िएगा, जैसे देखो एक चीज़ याद है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये बोला गया था, ठीक है। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, कौन बोला? हूँ कर दिए, कौन बोला? हाँ, रैगनर नक्स, मतलब गरीब है, गरीबी नस नस में बदल गया तो रैगनर नक्स, रैगनर नक्स। को रैगनर नोटबुक का नाम सुना है क्या? वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो? रैगनर नोटबुक नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को बस समझते जाइएगा। रैगनर नक्स ने क्या बोला? एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये बोला, ठीक है, याद रहेगा, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ पढ़ना है? अल्प विकसित देशों में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था रहते हैं, एक तो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग, विकसित देश, विकासशील देश, और अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। मतलब जो एकदम निच्चट गरीब वो किस में आता है? अल्प विकसित में आता है, ठीक है। तो अल्प विकसित देशों में क्या चलता है? गरीबी का दुष्चक्र चलता है, गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र चलता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसको पहले भी समझा चुका हूँ, बट फिर भी चलो इस लाइन से पढ़ते थे। देखो, उसको बंद कर दो, पंखा चालू कर दो सर, ऊपर, हाँ। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, एक टिकटॉक में वीडियो भी आया था ना, मैं गरीब हूँ देखे हैं, बहुत गरीब वाला, देखे नहीं, मेरे माँ बाप गरीब हैं, ठीक, वो साला वीडियो देखे ना, बस वैसे ही है। सपोज़ मान के चलो मैं भी गरीब हूँ, ठीक है, गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक, पैसे नहीं हैं, अगर डेली रोजी रोटी का बस जुगाड़ हो पा रहा है और कोई सेविंग है ही नहीं मेरा एक्स्ट्रा, तो सेविंग ही नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कहीं जैसे ज़मीन, अगर पैसा मान के चलो आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ज़मीन में खरीदूँ, ज़मीन खरीद के इन्वेस्टमेंट करूँ, पैसा ही नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब ज़मीन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जो कैपिटल बन सकता था, जो पूंजी बन सकता था, पूंजी नहीं बनेगा, ठीक है, पूंजी नहीं बनेगा, फिर क्या आगे, और उससे इनकम क्रिएट नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं क्या, गरीब था, गरीब हूँ और गरीब ही रहूँगा, ठीक। इसी प्रकार से क्या है, देशों के साथ भी होता है। यहाँ पे तो मैं एक पर्सनल लेके समझाया आपको, देशों के साथ भी होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ होता है। क्या होता है, एक तो उनका नेशनल इनकम कम होता है। नेशनल इनकम किसकी? जो वहाँ के लोगों की है, नेशनल इनकम उस देश का कम होता है, ठीक है, नेशनल इनकम कम होता है। अब नेशनल इनकम ही कम है तो क्या, सेविंग भी कम हो जाता है। अब सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, पूंजी निर्माण नहीं होता, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो ज़्यादा क्या, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं हो पा रहा है, इनकम नहीं हो पा रहा है। अल्टीमेटली क्या है, गरीब के दुष्चक्र में फंस गए। इसी को बोला गया गरीबी का दुष्चक्र। क्या बोला गया? गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। तो इससे क्या है, इसी को विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोलाता है। तो इस गरीबी के दुष्चक्र से बचने के लिए क्या रास्ता है? कुछ तो रास्ता होगा, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ गरीब हूँ, ठीक है,
नहीं है मेरे पास कुछ चाहने के लिए, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया कि चलो ठीक है कोचिंग वगैरह फॉर्म किया जाए, एप्लीकेशन वगैरह डाला जाए, स्मार्ट बोर्ड डालूंगा, मेरे को मालूम है चलो ज़्यादा 3-4 लाख का खर्चा है। अब मेरे पास पैसे रहते तो मैं इन्वेस्ट करता नहीं था, सेविंग नहीं था। तो अगर कोई मेरा मित्र होगा, अच्छा शुभचिंतक होगा, आएगा बोलेगा कितना लाख रुपये चाहिए, 4 लाख, मतलब ठीक है 4 लाख दे रहा हूँ, ठीक है, पैसा जो भी होगा आगे बांट लेंगे, ठीक, 4 लाख कम से कम स्टार्ट तो होगा। मेरा आइडिया अच्छा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा तो बच्चे ग्रो करेंगे, तो 4 लाख रिकवर होगा, साथ में और इनकम भी होगा, तो कहीं ना कहीं से फिर मेरी गरीबी दूर होगी, ठीक है, गरीबी दूर होगी, और पैसे से पैसा बनता है, मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे बाहर से कोई पैसा दिया मुझे, ठीक है, बाहरी व्यक्ति कोई पैसा दिया, तब जाके मेरे गरीबी का दुष्चक्र टूटा, नहीं तो मैं कमा नहीं पाता, कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, कभी आगे बढ़ता ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार देशों के साथ भी होता है। ये गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई बाहर का देश या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। इसलिए कई देश देखना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ना, इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़, करंट अफेयर में पढ़े थे, तो चाहते हो कि आप बाहर से इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, यहाँ पैसा नहीं है तो बाहर से कोई व्यक्ति पैसा लगाए और ये सब दुष्चक्र टूटे। तब जाके अब पैसा लगाएंगे तो यहाँ इनकम और सेविंग भले नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ से चालू हो जाता है। इनकम होना, सेविंग हो रहा है, तब इन्वेस्टमेंट कर रहे नहीं, पैसा लिए इन्वेस्टमेंट किए, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, देन ये गरीबी का दुष्चक्र तब जाके टूटता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, बाहर से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए। इसी को बोला जाता है प्रबल धक्का प्रत्यागम, बिग पुश थ्योरी। ठीक है, मतलब एक पुश कीजिए, पुश मतलब ऐसे ढकेल देना नहीं, किसी कोई इधर जा रहा है ऐसे ढकेल दिए, पेल दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। पुश करना तो समझते हैं कोई पुश करने वाला चाहिए, मतलब पुश मतलब उसको हौसला बढ़ाने वाला, ठीक है, उसको उकसाने वाला अच्छे काम के लिए, ठीक, समझे। तो वैसे भी यहाँ पे बिग पुश थ्योरी, और कैसा पुश, बिग पुश थ्योरी, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। तो इसको किसने दिया, रोजनस्टीन रोड़ा ने। ये शायद ये पहले करवाया हो ना, रोड में ये कराया हूँ, ये टॉपिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो जाएगा। बिग पुश थ्योरी, प्रबल धक्का प्रत्यागम बुलाता है। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जितने भी दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए, उनमें अर्थशास्त्री रोजनस्टीन रोड़ा का प्रबल धक्का प्रत्यागम सर्वप्रमुख है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। बिग पुश थ्योरी किसने दिया, रोजनस्टीन रोड़ा ने। कैसे याद करते हो, रोज धक्के खा रहे, ऐसे याद करते, पुश मतलब वो धक्का वाला याद कर सकते हो, रोज धक्के खा रहे करके, तो रोज से रोजनस्टीन रोड़ा, और धक्का से प्रबल धक्का प्रत्यागम, ठीक है, या बिग पुश थ्योरी, रोजनस्टीन रोड़ा, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। रोड में धक्के खा रहे, रोजनस्टीन, रोड में रोड़ा, धक्के खाने, धक्का प्रत्यागम, ठीक, याद रहेगा। इसके तहत क्या, बाहर से हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जब हैवी इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके क्या होगा, आपकी जो दुष्चक्र है वो गरीबी का दुष्चक्र टूटेगा, ठीक है, समझ आया, क्लियर। अब ये गरीबी के दुष्चक्र को ही गुन्नार मिर्डल ने क्या बोला, चक्रीय कारकता बोला, ठीक है, साइक्लिक क्या तो है कारकता, होना पता नहीं, चक्रीय कारकता बोला गया, किसके द्वारा, गुन्नार मिर्डल। कैसे याद रखोगे, चक्री मतलब मिक्सी, ऐसा है ना, मिक्सी में चक्री ऐसे घूमते नहीं, तो मिक्सी से आता है ना मिर्डल, तो चक्रीय कारकता का सिद्धांत किसने बोला, गुन्नार मिर्डल ने, ठीक है। और ये दुष्चक्र वाले को समझाया किसने था, ये रैगनर नक्स ने। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, और अपवाद को छोड़ दो, बाकी ये गरीबी आ जाता है। इतना क्लियर हुआ था क्या, ठीक है, समझ आया। तो गरीबी का दुष्चक्र समझाया रैगनर नक्स ने, इसी को बोला चक्रीय कारकता का सिद्धांत, ठीक है। चक्रीय कारकता का सिद्धांत किसने दिया, गुन्नार मिर्डल ने। कोई भी चक्रीय क्या चीज़ होता है, देखो जैसे बताया था, गरीब है, फिर वो गरीब यानी फिर चलते गया, है ना, चलते गया, गरीब था, गरीब है, और गरीब ही रहेगा, ठीक है। चक्री ये क्या है, एक साइक्लिक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, विशेष सर्कल वही गरीबी का दुष्चक्र मतलब चक्र। जैसे कई लोग, ये विवादित है, दर्शन में ये प्रश्न काफ़ी विवादित है, भगवान है कि नहीं, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, भगवान हम लोगों को क्या किसी ने बनाया, किसने बनाया, भगवान ने, ठीक है। तो ये हम लोग हैं, ठीक है, ये कौन है, वर्षा है, ठीक है। इसको कौन ने, किसने बनाया, भगवान ने। लेकिन इस भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा, ठीक है, अपने आप तो पैदा नहीं हो जाएगा, तो इस भगवान को भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है। और कोई बड़ा भगवान होगा, ठीक है, इससे भी बड़ा कोई डॉन होगा, ठीक है, तो इसको भी फिर किसी ने बनाया होगा। तो ये तो कभी न कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जो भी पर्सन आएगा तो ये सवाल ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, समझ चलते जाए, इसी को बोला दुष्चक्र,
मतलब सर्कल है, कभी ये एंड नहीं होता। ठीक है, तो कभी आप भी इस सवाल पे चर्चा करिएगा भगवान है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं सृष्टि को किसी ने बनाया होगा, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक वे में चलना, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में, आपका शरीर के अंतर्गत अगर जैसे कभी बायोलॉजी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, मतलब इतना बारीकी से इस पर काम किया गया है, तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा, उसी मैन्युफैक्चरर को क्या बोल रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं। लेकिन फिर उस भगवान का भी कोई मैन्युफैक्चरर होगा, अपने आप कोई कैसे पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो सृष्टि का ये पैदा करने के लिए कुछ तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये दुष्चक्र फंस जाता है। किसी कोई सवाल पूछो तो इसी दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अब ये जब बुद्ध से पूछते थे तो मौन हो जाते थे, चुपचाप। मालूम है क्या है, विवादित प्रश्न है तो चुप हो जाते। तो कई लोग बोलते थे कि इनको मालूम नहीं है। तो उनका बाद में उनके शिष्यों ने ये एक्सप्लेन किया कि तुम जब पात्र नहीं रखते, अगर कोई पहली बच्चे को 12वीं क्लास का मैथ्स बताया पहले क्लास के बच्चे को, तो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र ही नहीं रखता। ठीक है, ये अगर गिलास है, पानी भरा हुआ है, उसमें मैं और पानी डालूँ तो नहीं आएगा। उसके लिए पात्र खाली होना ज़रूरी है। ठीक है, पात्र का खाली होना आवश्यक है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का भी कहना था कि तुम आके बस ऐसा गुटखा खा रहे हो, हाँ भगवान है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले गुटखा थूको, उसके बाद बात करो। ठीक है, तो पहले इधर खाली होना चाहिए, उसके बाद पूछो सवाल। ठीक है, समझ आया? तो दुष्चक्र समझ आया कि नहीं आया? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? दुष्चक्र। ठीक है, बिग पुश थ्योरी। और जो इन्वेस्टमेंट होगा सभी सेक्टर में, कृषि सेक्टर में भी, और आपका सेकेंडरी वाला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र टेरिशरी सेक्टर बोला जाता है, टेरिटरी या टेरिशरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये ग्रोथ होता है। ठीक है, समझ आया? अब जैसे देखो क्यों हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। मान के चलो आपने प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, खेतें खाली पड़ी थी, कोई खातू वातू नहीं था, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, उगा लिए। सपोज ये गन्ना उगा लिए, अब उस गन्ना को प्रोसेस करने के लिए, शक्कर बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है, बेच दिए। फिर सर्विस सेक्टर क्या, जो उसको सर्विस प्रदान करे, बेचे वाचे। ठीक है, तो ये बना के रख दिया। अब गन्ना कितना ही गन्ना खा लोगे, कितना ही गन्ना। ठीक है, तो गन्ना क्या करोगे, कितना ही गन्ना खा डालोगे, नहीं। तो उसके लिए प्रोसेस करने के लिए ये सेकेंडरी, यहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री खड़ा होना चाहिए। ठीक है, कॉटन का उत्पादन बहुत सारा कर दिया, कपड़ा बनाने के लिए मशीन ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, क्या करोगे फिर उस कॉटन का। ठीक है, कितना ही बस कंघों निकालते रहोगे। ठीक है, तो जरूरी है कि नहीं सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और सर्विस सेक्टर भी जरूरी है। तो तीनों सेक्टर में बराबर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और अर्थशास्त्री हुए कुजनेट्स, क्या नाम था उसका, कुजनेट्स, KUZNETS। देखो आमतौर पे होता क्या है पता है, जो गरीब है ना वो गरीब ही रह जाता है, अगर ऐसे देखोगे, और जो अमीर है वो अमीर ही होता है। जैन मारवाड़ी लोग ज़्यादातर संपन्न रहते हैं, उनका बेटा आएगा, जैसे ये शॉप है ना उनका, उनके और जो वंशज आएंगे वो इस शॉप को और बढ़ा लेंगे, उनके और जो वंशज आएंगे और बढ़ा लेंगे। क्यों पता है, उनको ऐसी परवरिश ही मिलती है। ज़्यादा देखना, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, जैन 10वीं 12वीं बाद छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन उनके बिज़नेस में अच्छा दिमाग चलता है, ज़्यादा इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ उनको ऐसे परवरिश मिल रही है कि वो क्या आगे ग्रोथ करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक किताब पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। तो ऐसे ही क्या बोल रहा था मैं कि क्या वैसा गरीब होते चले जाता है, अमीर होते चले जाता है। क्यों? गरीबी का सोच वैसी रह जाता है। जैसे आमतौर पर हम लोग कभी क्या, एक नॉर्मल जो नौकरी हो जाए, सबको यही पहना चाह रहे हैं, नौकरी और नौकरी, बस। तो उसमें क्या नौकरी बन के रह जाते हैं ना, नहीं, कितना ही कमा लोगे, कितना ही 2 नंबरी को ऊपरी कमाई कर लोगे एकदम। पटवारी वाले नहीं है क्या, दोनों पटवारी पे वो लोग अनुज है और विकास दोनों पटवारी के लिए इतना पीछे पागल है, मतलब बस भाई पटवारी बनना, और कितना ही बेचारे लोग से लूट डालोगे किसानों से, है ना, एक लिमिट तक ही कमाओगे। लेकिन ठीक है, वो गरीब नहीं है, लेकिन वो मिडिल क्लास ही रह जाओगे, और आगे दूसरे को भी क्या सुझाव देगो कि आप सरकारी नौकरी करो। तो वो बुरी बात नहीं है, कम से कम अभी वर्तमान इस चीज़ से उभरने के लिए ऊपर होना चाहिए। ठीक, क्लियर, समझ आया? तो ये होता क्या है, अमीर होते जा रहा है, ठीक है, और अमीर होते जा रहा है, और गरीब होते जा रहा है। ये छोटे छोटे लोग समझ लो गरीब है, और ये बड़ा और इम्प्रूवमेंट और बड़ा होता जा रहा है, गरीब और अमीर होते जा रहा है। ठीक है, समझ आया? लेकिन कुजनेट्स ने क्या बताया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताया।
बोला जैसे ज्ञान होता है क्या, रिस्क क्या आता है। सपोज़ अगर हमारे गांव में जैसे मेरे पिताजी सबसे पहले ITI किए, ठीक है, तो अच्छा मान सम्मान हुआ, तो वो ITI तक सीमित रह गए, लेकिन अपनी बेटी लोग को क्या कराए, इंजीनियरिंग कराए, ठीक है। मैं भले अलग फील्ड में, लेकिन ITI उसी फील्ड को आता है ना, टेक्निकल वाला, ठीक है। तो वो ITI से फिर क्या, मेरी बेटी लोग इंजीनियरिंग किए, मतलब पापा की मेरी बहन लोग इंजीनियरिंग किए। अब उनके जो बच्चे आएंगे तो वो तो इतने सक्षम हो गए ना कि इसको और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। अब भी आपकी चर्चा हो रही थी पटवारी लोगों की, ठीक। तो जो ये ज्ञान है वो क्या है, रिस्क क्या था। अब यहाँ पे खैर वो ज्ञान समझ लो, कोई अगर मैं अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो अपने बच्चे को क्या थोड़ा रिस्क के आएगा, उसके में भी अगर अपवाद ना निकले, ठीक है। हालांकि अपवाद निकल जाते हैं, है नहीं, अपवाद निकल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ज्ञान रिस्क के आएगा, तो वैसे ही कुजनेस ने बताया कि ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ते जाएगा, वैसे जो पर कैपिटल इनकम मैंने बताया था उस दिन, जरूरी नहीं नेशनल इनकम बढ़े तो नेशनल इनकम बढ़ा मतलब पर कैपिटल इनकम बढ़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास इसका इनकम बढ़ रहा है। क्या बताना चाह रहा हूँ समझ, मैंने बोला जैसे ये ज्ञान है, ये रिस्क के समझते नहीं, फिल्टर होके नीचे तबके के लोगों तक पहुँचता है, ठीक। जैसे मैं ही शिक्षित हो गया, आसपास किसी शिक्षित करूँगा, कुछ तो सिखाऊँगा, ठीक है। आर्ट के अलावा भी कुछ सिखाता हो कि नहीं सिखाता, ठीक है, सिखाया नहीं है, तो रिस्क जाएगा। वैसे ही एक कुजनेट्स महाशय थे, उन्होंने भी बोला कि पैसा क्या रिस्क के नीचे जाएगा, मतलब अमीर से गरीब तबके तक जाएगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं पहले ये बताता हूँ, नेशनल इनकम से पर कैपिटल इनकम ये चीज़ क्या होता है। नेशनल इनकम कल निकालना सीखे थे, अब पर कैपिटल इनकम का शुरुआत में ही पहले दूसरे तीसरे क्लास में कहीं भी बताया था। पर कैपिटल इनकम फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन क्या, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, क्या टोटल पॉपुलेशन। तो ये इससे क्या निकल जाए, पर कैपिटल इनकम। मैं एक परिवार की बात करता हूँ, जैसे हमारी परिवार में ही है, जैसे 5 अलग अलग सदस्य हैं, ठीक है, कमाने वाले 5 अलग अलग सदस्य हैं, ठीक है। ये कोई कमा रहा है 2 लाख प्रति महीना, ये कोई कमा रहा है 1 लाख, ये 50,000, ये 20,000, और ये बस पैसा खा रहे समझ लो, ठीक है। इसमें मैं था, पहले मैं था, ठीक है। तो ये समझ लो नहीं कमा रहे, तो 2, 1, 3, 3.5 और 3,70,000, 3,70,000 ये पूरे परिवार का इनकम है। इसको देश मान के चलना, देश भी क्या एक परिवार है, देश मान के 3,70,000 कितने लोग कमा रहे, 5 लोग, तो ये करीब करीब आ गया 74,000 रुपये कुछ पर सदस्य का इनकम हो गया। एवरेज निकाले, औसत निकाले, ठीक है। अब ये 2 लाख वाले थे और मेहनत की और दिमागदार, तो ये 2 लाख से क्या कमाने लग गए, 10 लाख कमाने लग गए, ठीक है। ये 1 लाख वाले भी चलो ठीक है, इनका भी इनकम हुआ, ये 2 लाख कमाने लग गए, ठीक है। और ये जो 50,000 वाले समझ लो और जुआड़ी सटोरी बन गए, ये और माइनस में चल दिए, 0 हो गया इनका इनकम, ठीक है। ये 20 वाले 10 में पहुंच गए और ये नहीं कमा रहा था, कमा ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अभी इनकम कितना हो गया, 10 2 12 और ये 0, 12,10,000 कितने लोगों में, लगभग 5 लोगों में। अभी दिखेगा पर कैपिटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन जितने सदस्य हैं, लगभग 2 लाख के साथ आपको लगेगा 74,000 से पर कैपिटल इनकम कितना बढ़ गया, 2 लाख तक पहुँच गया, 2-2.5 लाख पहुँच गया। लेकिन इससे वितरण दर्शाया गया, ये वितरण दर्शा रहा है क्या, पर कैपिटल इनकम बढ़ा तो मतलब ये जो गरीब था 0 था, मांग के खा रहा था, अभी भी मांग के खा रहा है। ये 20 था, ये और नेगेटिव में चल दिया, ये तो और उधारी में डूब गया, कमा कौन रहा है, बस ये, ठीक है। तो वैसे ही जो पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ गया किसी देश का, नेशनल इनकम बढ़ा और पर कैपिटल इनकम बढ़ा, तो उसका ये मतलब नहीं कि सभी लोगों तक समान रूप से पैसा बढ़ा हुआ है, पर वो तो एक एवरेज निकाल रहे हैं ना, औसत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हिडन क्या चीज़ होता है, हिडन एक चीज़ होता है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। लेकिन कुजनेट्स का मानना है, कुजनेट्स ने बोला कि ठीक है, एक टाइम तक ही ऐसे ये विषमता बढ़ती है, विषमता मतलब डिस्पैरिटी, एक टाइम ये खाई मतलब विषमता डिस्पैरिटी, एक टाइम तक ही ये जो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ते जाती है, फिर एक समय आता है ये रिस्क के कम होते जाता है, मतलब फिर वो कितना ही अमीर और कमाते जाएगा, ठीक है। एक टाइम होगा कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, फैक्ट्री डालेगा, उसमें किसी को रोज़गार देगा तो जो बेरोजगार हैं काम करेंगे उनके पास भी पैसा आएगा, होगा ऐसा, ठीक है। तो वो रिस्क के क्या चले जाता है, नीचे चले जाता है पैसा, ठीक है। तो इसी ने कुजनेट्स ने एक कर्व बनाया, कर्व दिया, इसने इधर बोला पर कैपिटल इनकम PCI, प्रति व्यक्ति आय, और इधर बोला आय विषमता स्तर, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी लेवल, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी
लेवल, DL इनकम डिस्पैरिटी लेवल, आय विषमता दर, मतलब जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है पर कैपिटल इनकम, इनकम डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ये एक टाइम तक एक स्तर के पहुंचने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे पर कैपिटल और बढ़ते जाएगा ना, इनकम डिस्पैरिटी कम होते जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ यही दर्शा रहा है, ये ग्राफ समझने आता है। ये पर कैपिटल इनकम मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 है तो अगर पर कैपिटल इनकम 7 है तो इनकम डिस्पैरिटी 8 यूनिट है, ऐसा। लेकिन ये बोला कि एक टाइम बाद ये बढ़ते 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 और बढ़ते जाएगा, सपोज ये 14 पहुंचा तो इनकम डिस्पैरिटी कितना हो गया, 1 हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आता। तो क्यू जो है कुछ नेटवर्क्स, इसका ग्राफ कैसे होता है याद रखना, कू उल्टा यू, कू उल्टा यू, कुछ नहीं समझ आया उल्टा यू, ये नहीं समझ आया इतने देर आधा घंटा कहानी बताया तो कू उल्टा यू, तो कुछ वगैरह कैसे रहता है उल्टा यू, इधर पर कैपिटल इनकम और इनकम डिस्पैरिटी लेवल, ठीक है, समझ आया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क का आकार कैसे होता है पूछे जाए तो उल्टा यू को, कभी कभार ये ग्राफ दे देगा और कभी कभार ये पूछेगा कि इसकी आकृति कैसे रहती, एल रहती, यू रहती, एम रहती, ई रहती, क्या रहती, तो यू रहेगा, ठीक है, उल्टा यू रहेगा, क्या उल्टा यू, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रोपाउंडर कौन था, तो साइमन कुजनेट्स ने प्रतिपादन किया था, ठीक है। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिस्टम सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रणालियाँ, आर्थिक विकास की क्या प्रणालियाँ, ठीक है। अब देखो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गाड़ी भी बना सकता हूँ और साइकिल भी बना सकता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं क्या हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गाड़ी भी बनाने की क्षमता रखता हूँ और साइकिल भी बनाने की क्षमता रखता हूँ। अब देखा मेरे जैसे यहाँ है आसपास के गांव में, शहर में, ये मैं हूँ, ठीक है, ठीक। अब यहाँ देख रहा हूँ ये मेरा गाँव है, शहर है, मान के चलो, इसमें इतने लोग क्या हैं, सब गरीब हैं, क्या है, गरीब हैं, ठीक, गरीब की स्पेलिंग जैसे गरीब हैं, क्या है, गरीब है, जिनके पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ये डर हो गया था ना भाई, जहर खाए पैसा नहीं है। गांव में हर जगह कहीं भी गए भाई ऐसे जैब निकाल के, भाई जहर खाए पर भी पैसा नहीं है, देख ले ऐसा, ठीक। तो बस इनके पास क्या, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब ये क्या है, गरीब हैं। और ये क्या है, इन इतने लोग, कुछ लोग हैं, ये समझ लो 20% लोग हैं जो अमीर हैं, ठीक है। तो ये इनका, ये क्या कार खरीद सकते हैं, मैं क्या कार भी बना सकता हूँ, ऐसे 4 पहिए वाला कार भी बना सकता हूँ, ठीक है, और 2 पहिए वाला क्या साइकिल भी बना सकता हूँ, ठीक है, कैंची छाप कैंची साइकिल पैरा से डाल के करते नहीं, ठीक है, कैंची छाप साइकिल, कैसे विकास बहुत बार गिरे हो ठीक है। तो गरीब लोग हैं वो क्या कार चला पाएंगे, नहीं, वो क्या साइकिल का डिमांड करेंगे, ठीक। लेकिन सपोज ठीक है, साइकिल बिकेगा 100 रुपये में, मान के चलो 100 रुपये में साइकिल बिकेगा, 100 रुपये में 80 लोग साइकिल खरीद सकते हैं, और मेरे को कितना साइकिल में, मान के चलो 20 रुपये कमा रहा हूँ मैं, 80 रुपये खर्चा हो जाएगा, 20 रुपये उसमें प्रॉफिट कमाऊँगा, कितना रुपये कमाऊँगा, 1600 रुपये। मैं दोनों बनाने की क्षमता रख सकता हूँ, साइकिल और कार दोनों, ठीक है। अब ये जो 20 लोग हैं, इन लोग क्या खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, कार खरीदने लायक है। अब सपोज़ मैं ही बनाने वाला हूँ मेरे शहर में, और मैं कार भी बना सकता हूँ, साइकिल भी बना सकता हूँ, तो मैंने एनालिसिस किया कि साइकिल बनाऊँ कार बनाऊँ, देखा साइकिल चलाने वाले, साइकिल यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट होगा उसकी मात्र 1600 है, और कार खरीदने वाले बहुत कम हैं, 20 ही लोग हैं, लेकिन कार की कीमत सपोज़ 10,000 है, वहाँ 100 रुपये लिया तो मैं इसको 10,000 लिया, और लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होगा वो 2,000, इसमें भी 20% प्रॉफिट मार रहा हूँ, इसमें भी 20% प्रॉफिट मार रहा हूँ, 2,000 रुपये। तो ये तो मैं कितना कमा लूँगा, 1 2 3 4, प्रॉफिट यहाँ पे 40,000 नहीं कमा लूँगा, ठीक है, 40,000। तो अगर मैं स्वतंत्र रूप से सोचूं तो मैं तो सिर्फ अपना लाभ देखूंगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, साइकिल बनाऊंगा, कार बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बाकी 80 लोग क्या करेंगे, साइकिल नहीं जाए, पैदल चलाए, पैदल जाएंगे ना, और कहाँ साइकिल तो बना ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिफ्ट लेके जाएंगे
ये वाला पूरा 12वीं क्लास में ऐसे। वहाँ कदीर पांठेला एक है चच्चू, सब जहाँ कोई भी देखता था चिढ़ाता था। कई लोग जानबूझ के उसी रास्ते जिनका जाना ना होता था देखते थे, लिफ्ट नहीं देते, साले बदमाश रहते थे, तो बस ऐसे करके चिढ़ा के चले जाते थे। मतलब ये रहता ना लिफ्ट का साइन, तो फिर वो ऐसे करते थे, मैं कुछ और साइन ठीक है, तो ये समझ आया क्या? तो यही चीज़, ये एक पर्सन के रूप में आप समझ गए। यही चीज़, ये प्रश्न, ये सवाल देश के सामने भी खड़ा होता है कि क्या बनाया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्या बनाया जाए, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला सवाल यही उठता है, क्या बनाया जाए, अमीरों का ख्याल रखा जाए कि गरीबों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। अब ये जो प्रोड्यूस करेगा वो निजी क्षेत्र करेगा, प्राइवेट करेगा कि सरकार करेगा, प्राइवेट करेगा कि पब्लिक करेगा, मतलब सरकारी संस्थाएं करेंगी, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा प्राइवेट हाथों में दिया जाए कि पब्लिक हाथों में दिया जाए, मतलब सरकारी संस्थाओं के हाथों में दिया जाए। तो ये सवाल किसके सामने आते हैं? सरकार के सामने आते हैं। इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए एक क्या बोलना चाहिए, उनका सिस्टम रहता है, प्रणाली रहती है किसी भी देश का, ठीक है। वो 3 प्रणाली रहती है इसको सुधारने के लिए, या इस प्रश्न का जवाब के तौर पर। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी प्रणाली, ठीक है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, पूंजीवादी प्रणाली, ठीक है। दूसरा होता है सोशलिस्ट, समाजवादी, और तीसरा होता है मिक्स्ड, मिश्रित। अब पूछोगे ये क्या? तो यहाँ पे जो क्या बनाना है किसके हाथों में है, वो सब क्या कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों के हाथ में रहता है, मतलब जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, वो डिसाइड करेंगे। इसमें क्या मार्केट को देखा जाता है, मार्केट में क्या चीज़ का डिमांड है, क्या चीज़ का डिमांड है, ठीक है। लग्जरी को देखा जाता है, ठीक है, कंफर्ट को देखा जाता है, ज़रूरत को नहीं देखा जाता। अगर कार लग्जरी प्रोवाइड कर रहा है, वो बेनिफिट दे रहा है पूंजीवादियों को, तो वो कार बनाएंगे। साइकिल में दे रहा है तो साइकिल बनाएंगे, ठीक है। ज़रूरत भले साइकिल की ज़्यादा रहे, कार की कम, लेकिन अगर उनको लाभ किस में दिख रहा है, कार में दिख रहा है, तो क्या बनाएंगे? कार में बनाएंगे। तो पूंजीवादी सिस्टम जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पूंजीवादी सिस्टम चलता है, ठीक है। अब समाजवादी में वही चीज़। अब देखो, ये मैंने बताया था 80 लोग और ये बताया था 20 लोग। अब ये सारी चीज़ क्या प्रोड्यूस करना है, प्राइवेट हाथों में रहेगा, पब्लिक हाथों में रहेगा, ये पूंजीवादी डिसाइड ना करके, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पूंजीवादी हैं, उन लोग डिसाइड ना करके सरकार डिसाइड करे, तो सरकार तो सबको लेके चलेगी और ज़्यादा लोगों को लेके चलेगी। तो वो क्या बोलेगी, नहीं भाई सबका भला होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों का भला होना चाहिए, तो 80 लोगों का भला होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, चीज़ें केंद्र सरकार के हाथों में रहती है, सरकार के हाथों में रहती है कि क्या बनाया जाना चाहिए, कैसे देश चलेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में दोनों, आधा तुम आधा मैं, ठीक है, ये सिस्टम चलता है। तो जो इंडिया में चलता है वो मिक्स्ड सिस्टम है, लेकिन इसका झुकाव कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा है। अब सब निजीकरण भी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका झुकाव किसके तरफ ज़्यादा है, पूंजीवादी की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट पूंजीवादी प्रणाली की बात करूं, उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण किसके हाथों में होता है, निजी उद्योगपतियों के, ठीक है। प्राइवेट जो उद्योगपति हैं, कैपिटलिस्ट है, उनके हाथों में रहता है, केंद्रित है। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण मांग पूर्ति की शक्तियों, पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द्वारा अथवा बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर बाजार में, मार्केट में दवा की डिमांड ज़्यादा है तो दवा बनाएंगी, दारू का डिमांड ज़्यादा है तो दारू बनाएंगी, ठीक है। तो डिमांड किससे ज़्यादा, क्यों, जो डिमांड रहेगा उसी को बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, जो डिमांड होगा उसी को बेचूंगा तो प्रॉफिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अभी जैसे हॉस्टल वार्डन का कोर्स निकला है, ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन निकलने वाला है करके उसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अब अचानक से मैं कोई ऐसा पोस्ट का वैकेंसी निकालूँ जो अभी आने ही वाला नहीं है, तो उसका बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। तो इसलिए आपको जो कोर्स दिखता है वो क्या दिखता है, हॉस्टल वार्डन, ठीक है। भले सिलेबस सबका रहे लेकिन नाम क्या रहेगा, हॉस्टल वार्डन। सिलेबस तो सबका एक है, ठीक, लेकिन दूसरा कोर्स बोल के बच्चों का नहीं बिकेगा। तो डिमांड सप्लाई के आधार पर क्या तय किया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाना है, कितना उत्पादन किया जाना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये चीज़ होता है, ठीक है। डिमांड ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के तहत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली को कभी कभार बाजार प्रणाली या बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम को कभी कभार क्या बोल जाता है, मार्केट सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों, मार्केट के तहत वो रेगुलेट
हो रही है, ठीक है। मार्केट में लोगों को क्या चाहिए वो देखते हैं, ठीक। अब देखना नॉर्मल, अब वो नेक बैंड नहीं रहा है आजकल, ये नेक बैंड का चलन ज़्यादा हो गया, वो खोचने वाला गया, ठीक है, वो पीछे लगाए, अब वो क्या नेक बैंड वाला सिस्टम ज़्यादा हो गया, तो मार्केट में जब नेक बैंड आ रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगी। अब पुराना ही कोई बनाते जाए तो नहीं बिकेगा, ठीक है, समझ आए। अब पूंजीवादी या बाजार प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है, इसमें कंज्यूमर का बोला बाला रहता है। बोलोगे कंज्यूमर का बोला बाला मतलब कैसे? देखो सबसे पहले कंज्यूमर और कस्टमर में दो डिफरेंस बता देता हूँ, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाएगा। सामान जो खरीदने जाता है उसको बोलते हैं कस्टमर, सामान जो खरीदने गया मार्केट में उसको बोलेंगे कस्टमर। और कंज्यूमर क्या, जो उसको कंज्यूम किया। जैसे मैं इसे दुकान खोल के बैठा हूँ, ठीक है, दीपिका मैडम आई, क्या खरीदी? चॉकलेट, तो वो कस्टमर हो गई। अब चॉकलेट बच्चे के लिए ले गई तो ये कस्टमर है और वो बच्चा क्या है? कंज्यूमर। और ये खुद रास्ते में खा गई तो कस्टमर भी यही और कंज्यूमर भी यही, तो कस्टमर कंज्यूमर समझे तो ना। तो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर की प्रभुसत्ता रहती है, कंज्यूमर का ही सॉवरेनिटी रहता है। कैसे? कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए रहेगा ना, मतलब कस्टमर को जो चीज़ डिमांड में रहेगी, जो डिमांड करेगा, पूंजीवादी में लोग वही बनाते हैं और तभी बिकता है, नहीं तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी प्रभुसत्ता रहती है? कंज्यूमर की। ये जो चाहेगा वैसे ही होगा, ठीक है, समझ आया। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ऐसा सिस्टम होने से क्या होता क्या है। तो इसमें पहला जो विशेषता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंतर्गत लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को क्या मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया जाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किए जाने का प्रयास किया जाता है, लाभ को अधिकतम। क्यों? मैं बेच रहा हूँ, मेरे हाथ में है, तो मैं तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचूंगा ना, ठीक है। दूसरा, इससे कंपटीशन पैदा होता है और अच्छा खासा कंपटीशन पैदा होता है। कंपटीशन क्या? कंपटीशन पैदा होता है, ठीक। कैसे कंपटीशन पैदा होता है? फिर यही 80 और 20, ये 80 जनता के पास ज़्यादा पैसा नहीं, लोग कीपैड, वो नोकिया 1600 चला सकते हैं, बड़ा वाला नहीं खरीद सकते, बड़ा मोबाइल, ठीक है, स्मार्टफोन, ठीक है। लेकिन 20 लोग क्या स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो जितने भी पूंजीवादी रहेंगे ये सब छोड़ेंगे, हटाओ इन लोगों को, मारो गोली। ये 20 स्मार्टफोन बनाएंगे, लेकिन एक ही पूंजीवादी रहेगा क्या? बहुत सारे पूंजीवादी रहेंगे, बहुत सारे मोबाइल कंपनियां रहेंगी। तो अब ये देखो, हालांकि कंपनी कभी करके उसके ओनर सेम रहते हैं, ठीक है, जैसे ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, बहुत सारे के ओनर सेम रहते हैं मोबाइल्स के, ठीक है। हम लोग सोचते हैं अलग अलग कंपनी का है, नहीं, उसके ओनर सेम है, कंपनी वाला अलग अलग, ओनर सेम है। बट फिर भी अगर ये जैसे ओप्पो का मोबाइल है, अगर ये 5000 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, सपोज 10,000 का मोबाइल है, यही चीज़ 10,000 में रेडमी में देखूँ, उसमें फीचर ज़्यादा मिला तो मैं ये 10,000 वाला खरीदूंगा क्या? नहीं। तो ये भी सस्ते में अच्छा फीचर देने का प्रयास करेगा, फिर ये दाम को सस्ता करेगा और अच्छा फीचर देगा, तो कोई और तीसरा पार्टी, तीसरा मोबाइल वाला करेगा। इसमें कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है और कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। किसमें? प्रोड्यूसर्स में, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोड्यूसर में, क्यों? उसको तो वही फ़ायदा होगा। और इसके चलते क्या होता है? प्राइस सस्ता हो जाता है, जो वस्तुओं की दाम है ना वो सस्ता हो जाता है। क्यों? कोई महंगा देगा तो खरीदेंगे। अगर 10 लोग बेचने वाले हैं तो मैं तो 10 के पास जा सकता हूँ, ठीक। वो बताया भी था, ये मोबाइल ही खरीदने गया था, यहाँ वाले को बोला कि सुपरलम गया भाई, वहाँ कितना यहाँ क्रैप प्राइस मिलेगा, तो उसने बोला कि पहले उधर से पूछ के बता दो। मतलब ठीक है, घर में ही बैठे बैठे फ़ोन लगाया, वहाँ 38,000 में दे रहे हैं, लगी हाँ ठीक है मैं 37,000 में दे दूँगा, 40, मतलब ठीक। फिर वहाँ फ़ोन लगाया, वहाँ बोला कि यहाँ 37 में मिल रहा है, बोला मैं 36 में दे दूँगा। ऐसे करके फिर यहाँ बोला वापस वो 36 में एक दुकान में, और बोला 35 में दे दूँगा। फिर फ़ोन लगाया, बोला फ्री में ले जा तू, फ्री में ले जा साले ठीक है, कमाओ खवा नहीं मैं, ठीक है। तो क्या एक कंपटीशन प्राइस कम किए ना, उसी में बहुत पैसा कमाता। नहीं कमाने से बेहतर है कम कमा लो, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होता है? प्राइस कम हो जाती है। देखो इसकी क्या है, ये वस्तुएं सस्ती होती जाती है और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है। सपोज़ भाई फिर कंपैरिजन करूँगा, ये 10,000 का मोबाइल है, मैं इसमें एक में क्वालिटी कम कर दिया, एक में क्या क्वालिटी कम कर दिया, तो ये जो इसके जो ग्राहक थे ना इस मोबाइल कंपनी के, वो इसको प्रीफर करने लग जाएंगे, ठीक है, इसको प्रीफर करने लग जाएंगे। जब दाम वही है, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, तो दाम कम हो जाता है, ठीक है। तो दाम कम हो जाता है और क्वालिटी क्या इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं, तभी उसका सामान बिकेगा। इतना समझ आया क्या?
ठीक, इतना क्लियर। अब जो एक एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ नाम सुने क्या? कौन है वो? फादर ऑफ, ठीक, फादर ऑफ जैक स्मिथ। अपने बच्चे की तो फादर रहेंगे ना, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज जैक स्मिथ, ठीक है, याद रहेगा। उसमें भी एडम स्मिथ का योगदान था, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बुलाता है? एडम स्मिथ। तो वो पूंजीवादी के समर्थक थे, ठीक है। जो देश में कैसा सिस्टम होना चाहिए? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट सिस्टम होना चाहिए। तो उसके समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ। इसी ने एक सिद्धांत दिया लेसेज फेयर। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पता नहीं, लेसेज फेयर, ये अंग्रेजी वर्ड ही है, लेसेज फेयर। इसका मतलब है लेस इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब टांग लड़ाना, हस्तक्षेप करना। और किसका हस्तक्षेप? लेस इंटरफेयर मतलब कम हस्तक्षेप। किसका कम हस्तक्षेप? सरकार का कम हस्तक्षेप। मतलब सरकार कोचकेगी कि भाई तुम ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज मत करो, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगी, लाइसेंस लेना बहुत तकलीफदायक कर देगा। तो इसमें क्या है, मार्केट फ्री नहीं चल पाएगा। तो इसने लेसेज फेयर का एक सिद्धांत दिया, बोला कि कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, किसका? सरकार का, गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये तभी मांग और पूर्ति के आधार पर ये संचालित होते रहेगी, ठीक है। हस्तक्षेप की अवधारणा, लेसेज फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप की अवधारणा, हमें अकेला छोड़ दो, ठीक है। एक वेल्थ ऑफ नेशन किताब है, एडम स्मिथ ने लिखा है, उसका पूरा नाम वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसकी पूरी किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वो नोट्स में मिल जाएगा पूरा नाम, ठीक, मैं नहीं लिख रहा हूँ। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा, ठीक है। अब एक होता है केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली, इसी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला, सोशलिस्ट या समाजवादी या सेंट्रलाइज। वो कैपिटलिस्ट है, ये सेंट्रलाइज्ड है। केंद्रीकृत, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। इसमें क्या, उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण निजी पूंजीपतियों के हाथ में ना होकर सरकारों के हाथ में रहती है, ठीक है। राज्य अथवा सरकार के हाथों में थी। राज्य मतलब ये छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र वाला राज्य नहीं, राज्य मतलब देश वाला राज्य, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है किसके? कैपिटलिस्ट के। तो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट और उत्पादन, ठीक है, कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है का निर्धारण लाभ पाने की इच्छा से नहीं बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर देश को लग रहा है कि मूवी हॉल या सिनेमा हॉल नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? हॉस्पिटल। तो देश में क्या बनेगा? हॉस्पिटल बनेगा। क्यों? हॉस्पिटल ज़रूरत है लोगों की, ठीक है। ये सामाजिक रूप से इसको प्राथमिकता देना चाहिए, सामाजिक प्राथमिकता है, ठीक, समझ आया, सामाजिक प्राथमिकता, ठीक। तो इसका निर्धारण क्या उत्पादन करना और कितना उत्पादन करना है, इसका निर्धारण सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है, ना कि लाभ के आधार पर। इतना रहेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रणाली है कौन सी शक्ति से चलती है? तो सामाजिक शक्ति, सामाजिक प्राथमिकता की शक्ति से चलती है, ना कि डिमांड एंड सप्लाई, जो इससे पहले पढ़े थे। मार्केट में जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित नहीं होती बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं से संचालित होती है, सोशल प्रायोरिटीज़, ठीक है। सामाजिक प्राथमिकता मतलब सोशल प्रायोरिटीज़। ठीक है। अब इसके समर्थक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी का विनाश अधिक उत्पादन और सामाजिक उथल पुथल के कारण होगा, ये कार्ल मार्क्स का कथन थे। ये पूंजीवादी के खिलाफ थे, बोलते थे ये समाजवादी के समर्थक थे, ठीक है, समाजवादी के समर्थक थे। कई ऐसे अर्थशास्त्री आए जिन्होंने बोला अमीरों के पास जितना पैसा है उनसे लो और गरीबों में बांट दो। क्यों बांट दे भाई? बेचारे लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं किसी से पैसा छीन के बांट दो दूसरे के ऊपर तो गुस्सा करेगा ना भाई,
तुम भी स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, सब स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो कमाओ, ठीक। तो लेकिन कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका ये पूंजीवादी में विश्वास नहीं था, इनका विश्वास किस में था, समाजवादी में था, ठीक है। तो इनका ऐसे ही करना था कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांट दो। यहाँ का जो टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन जो सिस्टम है ना, टैक्सेशन सिस्टम ऐसा ही है, 30% का स्लैब देना पड़ता है जब 10 लाख से, तो इधर चोट लगता है इधर, ठीक है। क्यों, जो मतलब जिसका इनकम डिस्प्ले हो जा रहा है 30% में, तो समझ रहे हो 1 लाख रुपये कमा रहे हो, मतलब 10% स्लैब के 10 लाख के ऊपर जैसे 1 करोड़ ही कमा रहे हो, इसको 1 करोड़ कर लो, सीधा 30% कट जाता है फ्लैट, 30% फ्लैट कट जाएगा। जैसे केबीसी वगैरह में जीतते हो 5 करोड़ जीते, 7 करोड़ जीते हैं, 7 करोड़ ऐसा, तो 7 करोड़ नहीं जीतते हो, ठीक है। 2 करोड़ 10 लाख तो वहीं चित हो जाता है सरकार के खाने में, और जो चेक वेक मिलता है वो तो खैर ऐसे ही दिखावा वाला चेक रहता है। तो 7 करोड़ अगर जीत रहा है तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए तो सीधा सीधा से क्या सरकार, तो इधर चोट लगेगा नहीं, 2 करोड़ 10 लाख रुपए चोट लगेगा, तो लगता है चोट, ठीक है, ज़्यादा टैक्स दोगे तो ये क्या कर रहे हैं, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट रहे हैं। सही भी है सिस्टम, ज़्यादा कमा रहे हो तो, लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, भाई और कमाओ, जितना कमाओगे उतना टैक्स कम देना पड़ेगा, तो और कमाएगा ना, ठीक है। जो अभी इनकम को कम शो करने का प्रयास कर रहे हो, इनकम को ज़्यादा शो करने का प्रयास करेगा, ठीक है, होगा। तो उससे क्या है, लोग प्रोत्साहित होंगे ज़्यादा कमाने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये समझ आया। फिर एक है मिक्स्ड आर्थिक प्रणाली, ठीक है। भारत में ऐसे चलता है ना इधर का उधर, ना बीच का रास्ता, हर चीज़ के लिए क्या बीच का रास्ता, समझौता करते हैं, बीच का रास्ता। तो मिक्स्ड आर्थिक प्रणाली कैसा है, बीच का रास्ता है, ठीक है, क्या बीच का रास्ता। तो ना कंप्लीट निजी उद्योगपति के हाथ में, ना कंप्लीट सरकार के हाथ में, दोनों के हाथ में थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण निजी उद्योगपति और सरकार दोनों के हाथों में रहता है, ठीक है। मतलब निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के हाथों में भी रहता है स्वामित्व, ठीक है। तो दोनों का इंटरफेरेंस रहता है, याद रहेगा, ठीक है। अब क्या है, 1991 से पहले हमारा अभी भी सिस्टम जो है मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक। लेकिन 1991 से पहले झुकाव किसके तरफ था, सोशलिस्ट की तरफ, मतलब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ था। उससे हो क्या रहता है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, कुछ भी कंपनी सेटअप करना, फैक्ट्री सेटअप करना, ठीक, काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी। तो लोग क्या इंटरेस्ट नहीं होते थे, एक टाइम एकदम गरीबी का हालत आ गया था, ठीक है, सोना वोना सब गिरवी रखने का नौबत आ गया था सरकार को। तो 1991 का टाइम आया, तब अच्छे अच्छे लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि अब ये समाज का भला करने का टाइम नहीं है, ठीक है, समाज का भला करने का टाइम नहीं है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो देश विकास नहीं करेगा। तो ये जो इसका मिक्स्ड वाले का झुकाव जो सोशलिस्ट की तरफ है ना, अब उस झुकाव को क्या करो, कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव को रखो। तो अब झुकाव कैपिटलिस्ट की तरफ है। 1991 से पहले किसकी तरफ था, सोशलिस्ट की तरफ, अब झुकाव है कैपिटलिस्ट की तरफ, ठीक है। और इसी के तहत 1991 में LPG लाया गया। इस टाइम प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। कौन थे, नरसिम्हा राव। तो LPG मतलब क्या होता है, वो गैस वाला LPG नहीं, L से है लिबरलाइजेशन, मतलब थोड़ा छूट दो, एकदम ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, थोड़ा क्या छूट दो। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकारी हाथों में है वो क्या प्राइवेट हाथों में दो। तो होता भी है ना, देखो सरकारी वाले नौकरी वाले मालूम है निकाल सकते नहीं, जितना लगना मुश्किल उससे ज़्यादा निकालना मुश्किल। और सही बात है, करके देखे इसलिए मालूम है, ठीक है। कई सौ सस्पेंड वाला लेटर आ गया है, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि मालूम है क्या सस्पेंड होना नहीं है। सस्पेंड हो गया तो और फ़ायदेमंद रहता है। कई लोग चाहते हैं कि सस्पेंड हो जाए, काम नहीं करना पड़े और आधा सैलरी मिल जाए। तो कुछ भी नहीं करो फिर भी क्या है, डांट बस खाने को मिलता है, बाकी पैसा मिलता है। तो जान रहे हो, वहाँ प्राइवेट का काम करना और पब्लिक का काम करना अलग होता है। सरकारी का काम और प्राइवेट वाला काम अलग होता है। नहीं, प्राइवेट में 10,000 दे के एकदम रगड़ देते हैं, ठीक है, 10,000 दे के 1 लाख का काम करवा लेंगे और टाइम टू टाइम। या सरकारी में सीधा लंच के टाइम, मेरा भी टाइम रहता था, सीधा लंच के टाइम पहुँचता था, ठीक। बस ये रहता था, बॉस भी जैसे बॉस अगर 2 बजे पहुँच रहे हैं ना, मतलब CMO 2 बजे पहुँच रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा था 2:30 बजे पहुँचने लग गया तो शिकायत हो जाता था ऊपर, ठीक। अब मैं क्योंकि दूर से जाता था, बाकी सब वहीं आसपास क्वार्टर लेके थे। तो एक दिन CMO बुलाया, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है,
ये जो आदत है वो समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसी था, इसलिए सहानुभूति है। तो लेकिन भाई मेरा सम्मान किया कर, मैं 2 बजे आ रहा हूँ ना तो मेरे आने से पहले आया कर, ठीक है, इतना सम्मान देना तेरे को। मतलब हाँ ठीक है सर। तो कितने बजे पहुँचते थे? 1:30 बजे। ठीक, तुम सीएम और अकाउंटेंट से दोनों बड़े साथ थे नगरी प्रशासन, तो काफ़ी शिकायत भी हुई टाइम में नहीं पहुँचते करके। ठीक। और जो अटेंडेंस था, अटेंडेंस हम लोग को निष्ठा लगाना रहता है, निष्ठा। तो वहाँ जब लगता था तो उसका 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 4 बजे ऐसे रहता सिस्टम। तो प्राइवेट और पब्लिक का काम काफ़ी अलग है। तो बोले कि इसको प्राइवेटाइजेशन करो, सारी चीज़ों को क्या प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हाथों में दे, तो थोड़ा सा विकास करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ये निजीकरण, ये उदारीकरण, ठीक है, और ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, बाहर के देशों के साथ समझौता, संधि, ट्रेड, ये सब बढ़ावा देना है, ठीक है, तब जाके देश थोड़ा सा विकास करेगा। इधर समझ आया क्या? समझ आया? ठीक है।